नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आजादी के बाद से भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। साथ ही शासन के हर स्तर पर जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए ये लगातार बढ़ रहा है और इसका आधार है हमारा संविधान। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि संविधान को लेकर कई बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों को संविधान खतरे में दिखता है तो कुछ ने ये आशंका जताई कि संविधान बदला जा सकता है। मौजूदा राजनीतिक दौर में इन तमाम आशंकाओं का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता, लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है अपने संविधान को जानना। संविधान निर्माण की यात्रा एक लंबी यात्रा रही। भारत की जनता की जरूरतों, उम्मीदों, आकांक्षाओं को समेटे हुए करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन की कठिन मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया है। संविधान महज एक किताब की कल्पना नहीं है, ये एक सपना है, एक नए राष्ट्र का, एक नए युग का, जहां हर वर्ग, हर संप्रदाय एक बराबरी से देखा जाता है, जिसके लिए संविधान में दर्ज कानून हर वर्ग, हर संप्रदाय के लिए एक है। संविधान की इस पूरी यात्रा में संविधान निर्माण से लेकर इसकी खासियत और फिर जो तमाम संविधान संशोधन इस यात्रा के दौरान हुए, उन सबको विस्तार से आपके साथ लेके आएंगे इस खास कार्यक्रम में। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1600 ईस्वी में भारत आए थे। शुरू में व्यापारिक कामकाज तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर भी कब्जा जमा लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद तो ब्रितानी हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और यहीं से शुरू हुई असली आजादी की जद्दोजहद। लंबे संघर्ष के बाद 1930 आते आते देश में पूर्ण स्वराज की मांग जोर पकड़ चुकी थी। हालांकि भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख, जो भले ही इन शब्दों में या इस नाम में विशेष ना हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगस्त 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार करने की मांग की। ये पहला मौका था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। इसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1938 में घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध आते आते ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव काफी बढ़ गया था। इस दबाव के चलते 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम दलों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को नकार दिया। आखिरकार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, यूनियन होगा और प्रोविंसेस। तो यूनियन का मतलब है सारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स होता है, और वहाँ उस वक्त जो स्टेट्स कहा जाता था वो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े हैं वही थे, उसको स्टेट्स कहा जाता था। बाकी जो स्टेट्स, यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह जो यूपी जैसे स्टेट्स थे वो उनको प्रोविंस ही कहते थे। तो यूनियन होगा, प्रोविंसेस और स्टेट्स,
ये तो सब मिलकर के यूनियन बनेगा। तमाम भारतीय नेताओं से बातचीत और चर्चा करने के बाद कैबिनेट मिशन ने 16 जून 1946 को भारत के भावी संविधान के निर्माण के सिद्धांत और प्रक्रिया पर अपना प्रस्ताव पेश किया। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्तावों के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियायतों को मिली 93 सीटें भर नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। इस तरह नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे गए। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में 11 प्रमुख बैठकें की। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। साथ ही संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश पर लागू हो गया। संविधान सभा तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन होता है। करीब आप सब जानते हैं जैसे करीब 3 साल के आसपास संविधान सभा को संविधान बनाने में वक्त लगा और जो संविधान बन के तैयार हुआ काफ़ी बड़ा संविधान था, लेकिन भारत की जितनी आबादी थी, भारत का जितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था, जितनी डाइवर्सिटीज़ थी, उन सब को ध्यान में रखते हुए, समाज के हर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ये संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है। भारत का संविधान देश की संस्कृति और इतिहास को भी बखूबी दर्शाता है। इसका प्रमाण है कि संविधान में हाथ से बनाई गई 22 पेंटिंग्स जो इसके हर भाग में मौजूद है। दरअसल मूल संविधान में 22 भाग थे, इसलिए इसके प्रत्येक भागों को कलात्मक शैलियों के चित्रों से सजाया गया है। इनमें मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल के अलावा गांधी, सुभाष, हिमालय से लेकर सागर आदि तक के चित्र बने हुए हैं। दरअसल इन 22 चित्रों के जरिए भारत की महान परंपरा की कहानी बयां की गई है, जिसकी शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेर से। इन चित्रों को महान चित्रकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा बनाया गया था। कुरुक्षेत्र में गीता का संदेश देते हुए भी भगवान कृष्ण को दिखाया गया था। राम दरबार था जिसमें राम, लखन और मां जानकी थी, हनुमान जी थे। फिर महात्मा बुद्ध, ऐसी कई जो थी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारे आध्यात्मिक विरासत के स्रोत थे, वह भारतीय संविधान के प्रेरणा स्रोत भी थे। राम दरबार राम राज्य की कल्पना थी।
भगवत गीता में पूरी मानवता के लिए एक संदेश था। संविधान से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई है और इसे लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। भारत के बेहतरीन सुलेखक रायजादा ने पेन होल्डर निब से मूल संविधान के हर पन्ने को बेहद खूबसूरत इलैटिक अक्षर में लिखा है। संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ा प्रश्न ये था कि किस तरह से इसे सर्वोत्तम बनाया जाए, साथ ही साथ भारतीय मूल्यों के साथ साथ इसमें कई विशेषताएं शामिल की जाएं। और इसके लिए करीब करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इस संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक शुरू होने के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत की विविधता, संस्कृति, भाषाओं और बोलियों को कैसे इसमें समाहित किया जाए ताकि सब संतुष्ट भी हों और कोई विवाद न हो। और इसके लिए संविधान सभा में तमाम विषयों पर लंबी चर्चाएं हुई। इसके लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छाइयों को संविधान में शामिल किया। हालांकि संविधान का मूल प्रारूप भारत सरकार अधिनियम 1935 ही रहा। इसमें से करीब 250 अनुच्छेद सीधे सीधे या थोड़े बहुत बदलाव के साथ लिए गए। इस अधिनियम से जो चीजें संविधान में ली गई उसमें द्वैध शासन की स्थापना, संघीय व्यवस्था, अलग प्रांतीय सरकार का प्रावधान, राज्यपाल का कार्यकाल, संघीय न्यायालय, संसद की सर्वोच्चता और संसद में द्विसदन व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध शामिल हैं। अप्रॉक्सीमेटली 255 या 256 आर्टिकल के आसपास इस संविधान से, इस 1935 एक्ट से लिए गए थे, जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से था। उसके अलावा कनाडा से, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इन देशों से, महत्वपूर्ण स्विट्जरलैंड से, इन देशों से संविधान के काफ़ी कुछ हिस्से, उन देशों के संविधानों के काफ़ी कुछ हिस्से यहाँ से लिए गए थे। इसके साथ ही ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया। वहीं संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल जैसे विषय संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। जबकि संघात्मक विशेषताएं, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से, और समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और उनकी शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जबकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का तरीका लिया गया। वहीं तत्कालीन सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया।
इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जबकि गणतंत्रात्मक स्वरूप और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए। तो इस तरह दुनिया के कई देशों के संविधान से प्रेरणा लेने के बाद जब हमारा संविधान बना तो इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। ये भारतीय संविधान की खासियत ही है कि इसके लागू होने के बाद से न सिर्फ देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच के संघीय ढांचे को भी मजबूती मिली। करीब 60 देशों के संविधान के अध्ययन के बाद तैयार हुआ भारत का संविधान आखिर क्यों दुनिया में सबसे बेहतरीन और अलग है, आइए जानते हैं। भारतीय संविधान उसमें निहित तत्वों और मूल भावनाओं की वजह से दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। मूल संविधान को स्वीकार करने के बाद भी इसमें वक्त पर कई तरह के बदलाव होते रहे और इसमें वक्त के साथ अहम परिवर्तन किए जाते रहे। मूल संविधान में एक प्रस्तावना 22 भागों में विभक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 1951 के बाद से हुए तमाम संशोधनों के बाद मूल संविधान से करीब 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया और करीब 90 अनुच्छेद और 4 भागों 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया, जबकि 4 अनुसूचियां यानी 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान की एक और विशेषता ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी खासियत ये है कि ये न तो लचीला है न ही सख्त। भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था संघात्मक भी है और एकात्मक भी। संविधान में संघात्मक संविधान की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। साथ ही आपातकाल के दौरान केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी प्रावधान निहित है। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सिर्फ एक नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार का संसदीय रूप दुनिया में अनोखा है। देश में संसदीय संप्रभुता है तो न्यायिक सर्वोच्चता भी। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते इस वक्त पश्चिम बंगाल का, जहां पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। Let nothing be hidden from the people. Where is that? Please listen. A letter was sent on 13th of August by His Excellency to the Chief Minister. Certain demands that the delegations made when they met His Excellency on 10th and 11th, all those demands were projected in that letter. I'm going to read it out quickly. Please listen. First is CBI inquiry into the matter, which has already Calcutta High Court has told. This is what was recommended by the governor to the government. Yes. Second, protect the safety and dignity of women doctors, nurses and all personnel in all medical colleges and similar institutions. Third, a foolproof system of whistleblowers be made so that every woman employee can bring up all such issues and call for preventive action. There should be arrangements for effective security on call, especially during the night in the hospital premises itself for the medical staff. Selection of security staff should be based on merit and competence, not on political backgrounds. In the prevailing fear psychosis, the cognitive ability of the medical fraternity is severely affected. Special protection be ensured to the medical personnel, particularly the female members who are assigned night duties. Security audit of all medical colleges and hospitals across the state. A thorough revamp in the administrative setup of the health department. So these were few instructions and directions given to the government by the governor. On 14th, the very next day, I received a reply from the Honorable Constitutional Colleague, the Chief Minister. That reply is there for you to understand, please.
In reply to His Excellency's letter, the Chief Minister had written, "Respected Governor, I have received your letter so-and-so dated 13th August and noted its contents. The state government had already taken all necessary steps with regard to the incident. Further, in accordance with the directions of the Honorable High Court, Calcutta, the same has been handed over to the CBI. The matter remains sub judice." This is the letter which I received from the government yesterday. Now, after that, this vandalism has taken place here. Certainly, I will ask for the government's views in the matter. Will press the government to take appropriate necessary action. It will not end there. Today, being Independence Day, some of the lady doctors came and met me. They tied Rakhi around me. In the Raj Bhavan, we have started what is called the Afaya home to provide shelter to anybody who is in distress, any woman who is in distress. Number two, a new portal has been started where any woman, anytime, 24/7, can write to the governor. We will be there to do whatever is required for their safety and security. Now, on 10th itself, when the doctors met me, I expressed my desire to visit the place and also to meet the parents of the victim. But I was told the parents were not very comfortable with that. Even today, before coming here, Raj Bhavan contacted the parents. The parents said the governor's visit is welcome, but they are all depressed. They would like to have 2 more days for that. We certainly respect the sentiments of the victim and their next of kin. Whatever is to be done will be done to see that Bengal becomes a place safe for women. That is a theme which all of us join together to vouch for. Thank you. तो पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कल रात को जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का मामला जब सामने आया तो वहां पर वो आज पहुंचे, पूरा वहां का दौरा किया और दौरा करने के बाद में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, साथ ही महिलाओं पर अत्याचार सहन नहीं होगा, जो हुआ वो ठीक नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये तमाम बातें कहते हुए सीवी आनंद बोस नजर आए हैं। और वापस रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम का। हमारे संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं मैं बताना चाहूँगी कि एक तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का जो प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट्स के थ्रू जो देश के नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का हनन ना हो, उसके बारे में प्रावधान है। कुछ चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान देश के आम नागरिकों के साथ साथ पिछड़े तबकों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। हमारा संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार हासिल है। और ये संविधान लागू होने के साथ ही सभी को एक साथ हासिल हुआ, जो भारतीय संविधान की खास विशेषता है। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग बांटा गया है। इसके अलावा संविधान में निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखाकार, संघ लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक तंत्र के अहम स्तंभों की तरह काम करते हैं। इसके अलावा मूल रूप से 2 स्तरीय यानी केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान है। यह हमारे संविधान की अहमियत को और बढ़ा देता है। हमारे देश के किसी भी वर्ग को कोई भी इशू उनके सामने आता है, अगर वो संविधान को देखें, संविधान को पढ़ें, तो उनको उसमें उसका हल मिलेगा। ऐसा हमारा संविधान है। संविधान में देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस तरह भारत का संविधान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के काम को बखूबी अंजाम देता है।
हमारे संविधान की खूबसूरती ये भी है कि इसमें समय और ज़रूरत के मुताबिक संशोधन का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि ये संशोधन कई मामलों में आसान है तो कुछ मामलों में काफ़ी जटिल। संविधान सभा में संविधान के संशोधनों और न्यायपालिका की शक्ति को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और आखिर में प्रारूप समिति ने संविधान संशोधन की आसान और जटिल प्रक्रिया के मिश्रण को अपनाया। संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल ये भी था कि ये संविधान कब तक देश की जरूरतें पूरी कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें बदलाव कैसे किया जाए। इसका एक जवाब था कि जब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया जा रहा है तो फिर संविधान में संशोधन के लिए ब्रिटिश मॉडल अपनाया जाए। ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है और वहां न्यायालय की भूमिका न्यायिक व्याख्या के दायित्व तक ही सीमित है। लेकिन संशोधन के इतने आसान तरीके पर कई सदस्य सहमत नहीं थे। आखिरकार तय हुआ कि भारत में मिश्रित व्यवस्था अपनाई जाए। भारतीय व्यवस्था में ना तो ब्रिटिश मॉडल जैसा लचीलापन है, ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी सख्त प्रक्रिया। संविधान सभा ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया। संघीय व्यवस्थाओं में न्यायालय केवल विधि और कार्यपालिका के आदेशों की ही समीक्षा करता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान संशोधनों की भी समीक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया। संशोधन की प्रक्रिया के लिहाज से संविधान के अनुच्छेदों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वो जिसे संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरे वो अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और तीसरे वो जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के संकल्प से स्वीकृत किया जा सके। एक जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स, अगर कुछ वैसा मुद्दा है जो राज्यों से जुड़ा हुआ है, राज्य के रिप्रेजेंटेशन से, लोकसभा में या राज्यसभा में राज्य के रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है, तो राज्यों की सहमति, हाफ ऑफ द स्टेट्स की सहमति लेना अनिवार्य है। और दूसरा है कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर नॉर्मल केस में मेजॉरिटी, जितना टोटल स्ट्रेंथ है उसका मेजॉरिटी एंड 2/3 वोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग होना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों के पारित करने की प्रक्रिया से अलग रखी गई है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक को पारित करने के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान संविधान के संशोधनों संबंधी विधेयकों पर लागू नहीं होता। इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368(2) में बताई गई है। भारत के संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये था संविधान और उससे जुड़ी जानकारियों का डीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज।